भारत वित्तीय मार्केट में जो बड़ी करेक्शन आई उसके बाद पिछले कुछ दिनों में जो रिकवरी आई, अब अमेरिकी मार्केट की मंदी की आशंका के बीच में भी आज भारतीय मार्केट ने जिस तरीके से शानदार रिकवरी दिखाई और अब डे हाई पर आकर हम खड़े हो गए 22,500 पर, ये सब क्या सिग्नल दे रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में आज जुड़े हैं पाइपर सरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल। अभय जी, गुड आफ्टरनून। इंडसइंड बैंक खरीद रहे हैं क्या यहाँ पर 650 पर? यस बैंक से सस्ता हो गया है? ये देखिए, सस्ता रिलेटिव टर्म में है, पर उसकी अपनी अभी मुझे लगता है मुश्किलें हैं जो अब पब्लिक न्यूज में आई है। अनुज, आपने भी देखा, इशू ये होता है कि इस तरह की न्यूज आती है तो लोगों को एक डर ये बैठ जाता है कि क्या और भी कुछ नेगेटिव न्यूज है, क्या ये वर्स्ट है। तो आई थिंक थोड़ा समय देना पड़ेगा इस स्टॉक को स्टेबलाइज करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये एक बॉटम फिशिंग का समय है। स्पेशली इन फाइनेंशियल सर्विसेज में, लार्ज बैंक्स में हमने देखा है कि अगर कॉन्फिडेंस टूटता है तो वो काफी समय तक टूट जाता है और फिर उसको रिकवर होने में समय लगता है। और जो आपने नाम लिया दूसरे बैंक का, उसका ऐसे माहौल में क्या हाल हुआ था वो सबको याद है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि बैंक्स एक ऐसा स्पेस है, फाइनेंशियल सर्विसेज, लार्ज एनबीएफसी, कि जिसमें थोड़ा इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना चाहिए। एक बैड न्यूज के बेसिस पे शार्प करेक्शन देके बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए। मेरा ये मानना है, क्योंकि टाइम लगेगा इसको, लोगों का और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस जीतने में इस बैंक को। ओके, चलिए, तो ये इस समय इंडसइंड बैंक पर एक व्यू। अभी जी, लेकिन मार्केट पर अब क्या व्यू बन रहा है? क्या लग रहा है कि अब यहाँ से बाइंग की शुरुआत की जाए? जो पिछले 1-2 हफ्ते का मार्केट का ट्रेंड रहा है, क्या कुछ इशारा दे रहा है कि अब थोड़ा सा रिकवरी आ रही है? जी, आई थिंक पूरा इशारा है, और मैं बताता हूँ आपको अनुज, क्यों ये इशारा है, क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि जब एफपीआई सेलिंग हुई, और ये कहानी स्टार्ट हुई जब ट्रम्प इलेक्शन जीते, और उसके बाद हमने एक वन वे राइज देखा यूएस एसेट्स में, स्टार्टिंग विद यूएस डॉलर इटसेल्फ 100 के लेवल से, 101 के लेवल से डीएक्सआई सीधा 109 पे पहुंच गया, जो कि अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज है, किसी प्रेसिडेंसी में ऐसा नहीं हुआ। और वो इसलिए हुआ क्योंकि टैरिफ्स का डर था, इन्फ्लेशन बढ़ेगी यूएस में, उसकी वजह से यूएस बॉन्ड यील्ड स्पाइक हुई। आपने देखा 10 साल का बॉन्ड, 30 साल का बॉन्ड ऑलमोस्ट 5% के लेवल पे पहुंच गए, जिसकी वजह से काफी सारा पैसा इन्वेस्टर्स का इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट से निकल के वापस यूएस में गया। अब मुझे लगता है कि वो ट्रेड रिवर्स हो रहा है, क्योंकि अब जो यूएस का मार्केट है वो काफी करेक्शन मोड में है। इक्विटी मार्केट में हमने करेक्शन देखा, और उससे ज्यादा शार्प करेक्शन हमने देखा रिसेंटली यूएस बॉन्ड यील्ड्स में, अक्रॉस द बोर्ड, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सब में। और जो यूएस डॉलर का जो इंडेक्स है वो भी 109 से गिर के अब 103 के लेवल पे आ गया है। तो इसका मतलब ये है अनुज, की एक जो रिवर्सल ऑफ फ्लोज है, जो यूएस में गए थे, उनका अब बाहर निकल के दूसरी जगह वैल्यू अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, इमर्जिंग मार्केट्स में वो पैसा 100% आएगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से शार्प करेक्शन है यूएस में, वो जल्दी आएगा। तो अब अगर किसी इन्वेस्टर को एलोकेट करना है, हम ये एडवाइस कर रहे थे कि आप ड्रिप करते रहें, वो अभी भी अच्छी स्ट्रैटेजी है। पर मुझे लगता है कि अब हम एक क्लोज टू एक स्ट्रॉन्ग बॉटम है, जहां पे एफपीआई फ्लोज के रिवर्सल से हम एक देख सकते हैं मार्केट में रिस्पाइट, और जो काफी पिटे हुए स्टॉक्स हैं, वैल्यूज बॉयज हैं, उसमें रिकवरी आएगी मुझे लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभय जी, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। यूएस की बात कर रहे थे हम, जिस तरीके से वहाँ पे इन्फ्लेशन डेटा, इनफैक्ट आप देखें तो रिसेशन के आशंकाओं के बीच भारी बिकवाली देखने को मिली अमेरिका में। लेकिन सर, उसका असर निफ्टी आईटी पर भी देखने को मिला है। भारतीय बाजार में आईटी जो सेक्टर है वो पेन झेल रहा है पिछले कुछ हफ्तों से। आज भी देखिए गिरकर 1% से ज़्यादा लुढ़क कर कारोबार कर रहा है। तो ऐसे मूड माहौल में निफ्टी आईटी पर क्या आउटलुक रहेगा आपका? ये देखिए, निफ्टी आईटी पे काफी आपके चैनल पे भी चर्चा हो चुकी है मेरे पिछले साल, 1.5 साल में। हमारा आउटलुक अभी भी बहुत नेगेटिव है, और उसका मुझे नहीं लगता कि यूएस मार्केट में रिकवरी या यूएस बैंक्स की बाइंग वापस आएगी, उसका कोई भी लेना देना है उससे। यूएस में आईटी बजट्स बढ़ेंगे, इंडियन कंपनीज को कोई फायदा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यूएस, जो हमारा आईटी इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम है वो हमारी खुद की प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हमारा इनोवेशन नहीं है। और इस दुनिया में जहाँ पे एलएलएम मॉडल्स रोज अनाउंस हो रहे हैं, चाइना ने 5 अनाउंस कर दिए, यूएस में है,
हम बहुत पिछड़े हैं उसमें। हम अभी भी एक पुराने मॉडल पे चल रहे हैं, टाइम एंड मटेरियल के मॉडल पे। टाइम एंड मटेरियल मॉडल चेंज हुआ, SaaS आया, वो भी हमने मिस कर दिया। अब जो AI बेस्ड इनोवेशन है उसको भी हमने कंप्लीटली मिस कर दिया है। हमारा जो लीडरशिप है IT कंपनीज का, वो अभी भी AI को एक टूल समझता है, जबकि ये गेम चेंजिंग चीज है। तो मेरे को लगता है कि हमारे IT कंपनीज की कमेंट्री और परफॉर्मेंस वीक रहेगी अगले 12 महीने में भी ज़्यादा उससे। तो मुझे कोई उधर वैल्यू अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है, क्योंकि कोई इनोवेशन नहीं है। जब तक मुझे इनोवेशन नहीं दिखेगा इंडिया की लार्ज IT सर्विसेज कंपनी का, मुझे नहीं लगता कि उसमें इन्वेस्टर्स को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए। ओके, अच्छा अभय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। बैंक्स से हमने शुरू की थी इस पूरी चर्चा को, बात रही थी बैंक्स की शुरू में, लेकिन NBFC ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रही हैं। लुक एट B2, अभी श्रीराम फाइनेंस की चर्चा हो रही थी, आप चोला को देखिए, और कुछ गोल्ड फाइनेंस कंपनियां भी अच्छा कर रही हैं, हालांकि उनके पीछे दूसरा कारण था। बट आपका NBFC पे झुकाव कितना है? ये अब पॉजिटिव हो रहा है, बैंक्स पे भी और NBFCs पे भी। काफी 1.5 साल हम अंडरवेट थे, पर अब हम जो देख रहे हैं, दो चीजें हुई हैं इसमें वीरेंद्र। एक तो जो वैल्यूएशन है वो काफी डाउनवर्ड एडजस्ट हुई है। काफी NBFCs और बैंक्स में हमने 50% का करेक्शन देखा है, स्पेशली छोटे बैंक्स में। और काफी बैंक्स और NBFCs हैं जो कि अब बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रही हैं। और उसका कारण ये है कि बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वीरेंद्र जो टाइट हुए हैं, प्रोविजनिंग काफी हाई रही पिछले क्वार्टर में। पर प्रोविजनिंग का मतलब ये नहीं है कि ये लॉस है, और प्रोविजनिंग का मतलब ये है कि आपके जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो गिरी है। तो आपके जो डेज पर ड्यू है, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज अक्रॉस द बोर्ड, वो बढ़े हैं, और उसकी वजह से आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है। पर इसमें ये काफी ऐसे डिफॉल्टर्स हैं जो विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, कैश नहीं था हाथ में तो नहीं दे पाए। तो मुझे लगता है कि जो अब हम असेस कर रहे हैं, एक ग्रीन शूट्स है कि जो पैसा वापस आ रहा है NBFCs पे के पास, छोटे बैंक्स के पास, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो अब इस क्वार्टर की अर्निंग्स में दिखेगा हमें। मुझे लगता है प्रोविजनिंग भी कम होगी, हो सकता है थोड़े राइट बैक्स भी हों, तो और वैल्यूएशन भी बहुत अट्रैक्टिव है। तो छोटे, मैं ये एडवाइस करूंगा कि मिड साइज बैंक्स और मिड साइज NBFCs पे फोकस करें तो ज्यादा अच्छा है। लार्ज बैंक्स अभी भी वैल्यूएशन वाइज इतने करेक्ट नहीं है। इंडसइंड की बात छोड़ दीजिए, उसकी बात आज करना ठीक नहीं है मुझे लगता है। अरे उसकी बात आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? उसकी तो बात आज करेंगे। आप कह रहे हैं उसकी बात आज मत करिए, आज तो उसी की बात करने का दिन है। बाकी दिन तो वैसे ही इंडसइंड बैंक में, और क्या मतलब। वो बात भी ठीक चलिए है आपकी अनुज। नहीं, ठीक है, चलिए खैर। BSE की बात करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पूरा का पूरा पैक एक्चुअली, BSE, CDSL, ये जितने भी शेयर्स थे जिन्होंने पिछले साल ज़बरदस्त रैली दिखाई थी, अब सब के सब 40 से 50% करेक्ट हो चुके हैं अपने हाई से। BSE इतना नहीं करेक्ट हुआ है, लेकिन फिर भी करेक्ट तो हुआ है। यहाँ पर आपका क्या व्यू बन रहा है अब? ये हमारे कोर पोर्टफोलियो में CDSL कैम्स पिछले 4-5 साल से हैं, अभी भी हैं, हमने कोई उसको टच नहीं किया। करेक्शन है तो हमारे NAV को उसने भी हर्ट किया है, जितने बाकी इन्वेस्टर्स को हर्ट किया है। पर ये बड़ी लंबे समय की स्टोरीज हैं सारी। BSE NSE अनलिस्टेड है तो अभी नहीं अवेलेबल है, पर CDSL है, कैम्स हैं, ये सारे एक लीडर्स हैं अपने जो कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस को जिसको हम कहते हैं। इसमें ब्रोकिंग, RTA, डिपॉजिटरी, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेसेस हैं तो मार्जिन्स भी बहुत अच्छे हैं, फ्री कैश फ्लो जनरेशन भी बहुत अच्छा है। मुझे लगता है पिछले साइकिल में जब मिड कैप स्मॉल कैप्स में ओवर प्राइस हो गए थे थोड़े, 40-45 टाइम्स P मल्टीपल पे चल रहे हैं। तो अच्छी बात यह है अनुज की किसी की परफॉर्मेंस पे फर्क इतना नहीं पड़ा है। थोड़ा स्लो डाउन है जो कैपिटल मार्केट में, वो इम्पैक्ट करेगा। BSE को ज्यादा करेगा, क्योंकि हमने देखा अभी जो थ्रूपुट है ट्रेड्स का वो कम हुआ है, तो थोड़ा इनकम पे उनके फर्क होगा। पर CDSL और कैम जैसी कंपनी है, जैसे मार्केट में एक्टिविटी रहेगी वो प्रॉफिट जनरेट करते रहेंगे, अपना ग्रो भी करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मौका है ये कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को, अगर नहीं है पोर्टफोलियो में तो उन्हें ऐड करने का एक लंबे समय के व्यू से। तो कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स आप ऐड कर सकते हैं लंबे नज़रिए के साथ। लेकिन सर मेटल सेक्टर पे भी आपका व्यू जानना चाहूँगी। जिस तरीके से कल मेटल सेक्टर अच्छी तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा था, फिर बाजार की गिरावट के साथ वो भी गोता लगा गया, लेकिन आज देखिए फिर से ये तेज़ होकर ही कारोबार कर रहा है। ब्रोकरेजेस भी बुलिश है इस पूरे पैक को लेकर। ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस के बीच आपको ये पूरा पैक कैसा लगता है? क्या आपने एक्सपोजर बढ़ाया इस पर्टिकुलर सेक्टर पर?
जी, हमने बढ़ाया है मॉडल पोर्टफोलियो में, हमने मेटल्स में इंक्रीज किया है पिछले 1.5 महीने में, 2 महीने में वेटेज मेटल्स का। व्यू ये है कि एक हमने काफी शार्प करेक्शन भी देखा मेटल्स का, 20% ऑलमोस्ट गिरा था पिछले क्वार्टर, और अब जो है रैली हुई है वो भी 10% हुई है। तो अभी भी एक अंडर ओन्ड है मेटल स्पेस, मुझे ऐसा लगता है जितनी ओनरशिप होनी चाहिए उतनी नहीं है। दूसरा जो हमारे एल्यूमिनियम कंपनीज हैं पिछले क्वार्टर में जिन्होंने गाइडेंस दी थी इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, एल्यूमिनियम की बात करूं तो वो $2600 पर टन पे थी, और ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट्स में मेटल $2700 पे आ गया है। तो एक काफी बफर है एल्यूमिनियम कंपनीज का। कॉपर की बात करें, कॉपर का प्राइसेस करीब 15% बढ़े हैं पिछले महीने 1.5 महीने में, और डॉलर जैसे डिप्रिशिएट होगा इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा मेटल्स पे। तो पूरा मेटल बास्केट मुझे लगता है एक रेडी है एक रैली के लिए, और अभी भी मुझे लगता है ये अर्ली स्टेजेस हैं मेटल में रैली के। आई वोंट बी सरप्राइज इफ मेटल स्पेस इज वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग, आउट परफॉर्मिंग स्पेस दिस ईयर इन इंडिया। ओके, मेटल्स की बात करी यहाँ पे। अच्छा, एक स्क्रिप्ट और जो आपकी पिछली बातचीत हमारे से हुई और इस बातचीत तक जो थोड़ी सी परेशान नज़र आ रही है बास्केट, वो है ऑटो। आई मीन, आपने एमएनएम को देखा और एक सुगबुगाहट, एक दो शोरूम खुलने की सुगबुगाहट जो है, अब इनफैक्ट वो सत्य भी है मुंबई और दिल्ली में। तो टेस्ला की जो शिवरिंग है बाकी ऑटो कंपनियों पर जो नज़र आई, उसमें आप लोगों ने कुछ पिक किया या फिर अभी अवॉइड कर रहे हैं आप? अभी ऑटो का हमारे पोर्टफोलियो में मॉडल पोर्टफोलियो में कोई नाम नहीं है अभी, पर हम देख रहे हैं उसको, क्योंकि मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में रिकवरी आएगी और अर्ली ग्रीन शूट्स हैं। तो ऑटो जो काफ़ी पिटा हुआ सेक्टर है उसमें डेफिनेटली रिकवरी आएगी। तो हम अगले 2-3 महीने में डेफिनेटली एक ऑटो का नाम, एक या दो मॉडल पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। और मुझे लगता है कि जो एक इंटरनेशनल प्लेयर इंडिया आ रहा है, अनाउंस कर रहा है, वो एक एक्नॉलेजमेंट है कि इंडिया इतना डीप और बड़ा मार्केट हो गया है कि उनको भी अब आना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा साइन है सारे प्लेयर्स के लिए। ये मतलब इतना छोटा मार्केट नहीं है हमारा कि एक बड़ा प्लेयर आ गया तो बाकी सबको नुकसान आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर फेवरेबल रही, स्पेशली ईवी लॉन्चेस पे, तो पूरा जो सेक्टर है वो बेनिफिट करेगा। टू व्हीलर, फोर व्हीलर और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो लॉन्च करेगा उसको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। तो अभी वीरेंद्र हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, पर एक हाई वॉच लिस्ट पे है सारे स्टॉक्स जो लिस्टेड हैं अभी। चलिए अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे अपनी टिप्पणी रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।